एफएम जब नया नया आया था ना 2012-13 के जो बच्चे 6 में आया था, बीकॉम में इसके पहले ये था नहीं। तो एफएम जब नया नया आया था तो उस समय कुछ लोग सप्ली का जो था पुराना जो सिस्टम था 1+1+1 उसमें सप्लीमेंट्री होता था। एक बच्चा का 2 बार तक वो एग्जाम ही नहीं दिया क्योंकि वो एफएम में नहीं था। उसके घर में हम पढ़ाने जाया करते थे, मतलब एफएम में वो सप्ली हो गया था, बोला कि अब नहीं एग्जाम देंगे। उसके घर हम पढ़ाने जाया करते थे बीकॉम में उसी के सिस्टर को। तो वो अचानक मजाक मजाक में बोला सर मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, भवानीपुर कॉलेज का ही था। तो ग्रेजुएशन नहीं हुआ। हम बोले क्यों, क्या कारण है? बोला एफएम एक चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है जो रुका हुआ है मेरा, और एग्जाम के एक दिन पहले बोला मेरे को। एग्जाम में एक दिन का गैप मिलता है ना, उसी में। हम बोले तो क्या हुआ, पढ़े नहीं हो कुछ? बोला नहीं सर 2 साल बाद हम सोच रहे कि एक बार देके ग्रेजुएशन निकाल ले। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, 3 घंटा का टाइम देना है, 3000 रुपया देना है। उस समय का 3000, 2010-12 का 3000 रुपया देना है, खाने पीने का व्यवस्था करना है, 3 घंटा खाली मेरे साथ बैठना है, तुम्हारा एफएम निकल जाएगा। ठीक है, वो 3 घंटा में हमने पूरा एफएम सिलेबस उसका कंप्लीट कर दिया और एग्जाम में 48 नंबर लाया। 3 घंटा में पूरा एफएम साल भर का पढ़ाई खत्म कर दिया। नहीं उस समय साल भर हुआ करता था, ईयर वाइज हुआ करता था। तो कल ये एफएम के कारण उसका ग्रेजुएशन रुका हुआ था। और एक बार रुक जाता है ना तो वो लोग बोलते हैं कि यार छोड़ो नहीं, अब बिजनेसमैन है, लोग काम कर रहे हैं तो काम में ध्यान देने लगते हैं क्योंकि बिजनेस वेल सेटल्ड होता है। बट एक कसक रह जाता है कि यार हम ग्रेजुएट हुए नहीं, तो वो उसका खत्म हो गया। आज तक मेरे को बोलता है सर आदि के कारण तो ग्रेजुएशन हुआ मेरा। तो 3 घंटा में एफएम कंप्लीट। चलिए, तो अभी क्या है, आप लोग का भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, 10 दिन में मोटा मोटी ये पूरा सिलेबस कंप्लीट है। मैंने सब वीडियो डाल दिया। एंड द लास्ट चैप्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अभी हम आपको करा देंगे। ये आता है, आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन इसका 5 मार्क्स में आने वाला होगा और एक क्वेश्चन इसका 10 मार्क्स में आने वाला होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चैप्टर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हम लोग जो केई जो हर बार हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग इसी चैप्टर में कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आप लोग को पता है कि हम लोग के जो शेयर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इस कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या कैपिटल मिक्स होता है। इस कैपिटल स्ट्रक्चर में एक तो होता है हमारा शेयर कैपिटल और एक होता है लोन्ड कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी का फंड। ये शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, इक्विटी फंड बोल सकते हैं क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी इसी में रहता है। और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और लोन कैपिटल में आता है डिवेंचर्स, टर्म लोन, ये सब चीजें आपके आते हैं। तो कुल मिला के हमारा शेयर कैपिटल के जो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग जो काइंड्स होते हैं शेयर में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसमें होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, रिजर्व एंड सरप्लस एंड टर्म लोन। 5 बताया, क्या क्या बोलो तो? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, डिवेंचर्स एंड टर्म लोन। ये पांचों का कॉस्ट हमें निकालना होता है अलग अलग। अब हम लोग ये पांचों का कॉस्ट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, वो 12% करके इंटरेस्ट लेता है। कितना परसेंट करके? और टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%। टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है? तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन अगर हमको निकालना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे? ये 12% मतलब 100 रुपया का अगर एक डिवेंचर होता है तो 12% मतलब 100 रुपया का 12% 12 रुपया हुआ। 12 इंटू 1 माइनस 50%। 50% मैंने बोला क्या है? ये टैक्स है। टैक्स का रेट कितना है? 50% है। 40% होता तो 1 माइनस 0.4 कर देते। 60% होता तो 1 माइनस 0.6 कर देते। 35% होता तो 1 माइनस 0.35 कर देते। तो यहां पर आ गया कितना आपका कॉस्ट? तो ये 6% हो जाएगा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। कॉस्ट ऑफ, बहुत आसान भाषा में हुआ ये। अभी यहीं पे आ जाता है डिवेंचर्स।
डिवेंचर्स का प्राइस है, आपको निकालना है डिवेंचर का कॉस्ट। किसका? तो डिवेंचर में हम लोग क्या देते हैं? टर्म लोन। टर्म लोन में हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट में अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को प्यार से हम लोग केडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केडी। और उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट, ठीक है ना, प्लस रिडीमेबल प्राइस माइनस issued price divided by number of years whole divided by redeemable price plus issued price divided by 2। ये फॉर्मूला होगा। स्टार्टिंग में ये चीज हमने करवाया था आपको, ठीक है। हाँ तो देखिए, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का ये फॉर्मूला होता है आई प्लस आरपी माइनस आईपी होल डिवाइडेड बाई एन, और आरपी प्लस आईपी डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स केडी, जहां पर आरपी का मतलब होता है रिडीमेबल प्राइस। डेटा इवेल्युएशन पहले कर लेंगे। आईपी का मतलब होता है इशूड प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट लिखा हुआ है तो उसको आप यहीं पे माइनस कर दीजिएगा। माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब शेयर को इशू करने का खर्चा, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट आप माइनस कर दोगे। आईपी मिल गया, रिडीमेबल प्राइस मिल गया। एन फॉर कितने साल बाद आप डिवेंचर को रिडीम्ड करोगे, तो नंबर ऑफ ईयर्स लिखा रहेगा क्वेश्चंस में। 5 नंबर के लिए स्पेशल ये क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स। और इसके बाद क्या था अपने डेटा में? आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट। तो ये रहा आपका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स निकालने का। हम लोग को बड़े क्वेश्चन में भी ये बनाना होगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना होगा। छोटे क्वेश्चन भी बनाकर आपको 5 मार्क्स में दिया जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिएगा। ये अपने मैथ का कितना नंबर क्वेश्चन है? कितना? 14। रीमा एंड कंपनी हैज इशूड 12% डिवेंचर्स। क्या है? 12% डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 इज फॉर रुपीज 10 लाख। ये 10 लाख से कोई लेना देना नहीं है अपने को, कितना करके इशू कर रहा है वो वाले वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या है उसका? 100 है। फेस वैल्यू कितना है? 100 है। और डिवेंचर इज एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिवेंचर को किस वैल्यू में इशूड किया जाएगा? 5% के डिस्काउंट में। इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ₹5 per share and the debentures are redeemable at a premium of 5% after 10 years. Then calculate the cost of debentures and tax rate is 50%। यही है ना? हम लोग को यहां पे निकालना है क्या? केडी ना, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, अभी मैंने टैक्स का बात एक बार इग्नोर कर दिया, ओके। टैक्स को लेकर हम लोग अभी नहीं बना रहे हैं, पहले हम लोग डिवेंचर का प्राइस निकाल लेते हैं बिफोर टैक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग को डेटा इवेल्युएशन चाहिए। डेटा इवेल्युएशन में हमें क्या क्या चाहिए बताइए? रिडीमेबल प्राइस, कितना में रिडीम किया जाएगा आफ्टर सम इयर्स। हम लोग ये आरपी वारपी करके एग्जाम में नहीं दिखाएंगे, हम लोग पहले लिख देंगे डेटा इवेल्युएशन। जैसे आपको एग्जाम में दिखाना है वैसे ही मैं लिख रहा हूं, छोड़ दीजिए, क्या भरोसा आप लोग का। लिखो रिडीमेबल प्राइस, रिडीमेबल प्राइस, और इसको शॉर्ट में यहीं पे लिखेंगे आरपी। हम लोग अब आगे लिख सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म। तो रिडीमेबल प्राइस कितना आया? बोलिए, कितना में रिडीम्ड करेगा? 105 में रिडीम्ड करेगा। मिल गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? आई। 12% मतलब 100 का 12%, ओके। मतलब आप 12 रुपया डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। जितना पर शेयर का वैल्यू होगा वो फेस वैल्यू का ही हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। 12 आ गया। इसके बाद लिखेंगे इशूड प्राइस। इशूड प्राइस को हम लोग आईपी बोलते हैं ना। इशूड प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया? इशूड प्राइस का देखिए 100 का डिवेंचर्स है, 95 में इशू हो रहा है। कितना में इशू हो रहा है? 95 में डिवेंचर इशू हो रहा है, ठीक है ना। लिखा हुआ है करेंटली सोल्ड इन द मार्केट इज 5% डिस्काउंट, मतलब 95 में हो रहा है। और 95 में होने के बाद इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपया दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? माइनस करिए फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपया, कितना आ गया? 90 रुपया। क्या आ गया? इशूड प्राइस। अब 90 रुपया आपका इशूड प्राइस हो गया, और इसके बाद इशूड प्राइस मिल गया आपको, रिडीमेबल प्राइस मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल बाद रिडीम करेगा?
10 साल बाद, तो यहां पे लिख दीजिए n और लिख दीजिए 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पे 10 ईयर्स हो गया। अब आपको सारे डेटा मिल गए जिनको आपको यूज करके आपका कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला क्या होता है, केडी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। लिखिए पहले आई प्लस रिडीमेबल प्राइस माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल प्राइस प्लस इशूड प्राइस प्लस बाय 2। ये फॉर्मूला लिख देना है, हो गया। इंटरेस्ट कितना है 12, रिडीम कितना में करेंगे, रिडीम करेंगे 105 में, और उसका फ्लोटेशन कॉस्ट को इशूड प्राइस कितना था 90 था, डिवाइडेड बाय कितना किए आफ्टर एन, होल डिवाइडेड बाई 105 प्लस 90 बाई 2। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद ठीक से करो, पहले इसको तोड़ लो, पहले इसको तोड़ लो, 12 लिखे हो ना, प्लस ये देखो 105 माइनस 90 15 हुआ, 15 डिवाइडेड बाई तो 1.5 हुआ। 1.5 अब इसका करो, ये दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड करो, 105 और 90 195 बाई 2 97.5 और इंटू 100 कर देना लास्ट में। वेरी गुड, 13.8% आ गया, आ गया ना 13. लेकिन ये बिफोर टैक्स है। क्वेश्चन में जब लिख देगा केडी निकालना आफ्टर टैक्स, ये परसेंट में ही आएगा, ठीक है। डेसिमल को परसेंट में बदल देंगे हम लोग, जब भी इसका आंसर देंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का परसेंटेज में देंगे, डेसिमल में नहीं देंगे। तो यहां पर क्या आ गया 13.8% आ गया। अब 13.8% को आफ्टर टैक्स निकालना पड़े, क्वेश्चन में हमको आफ्टर टैक्स की जरूरत होता है, तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट केडी आफ्टर टैक्स, जो हम लोग बोल रहे थे आई कितना था, अभी हम लोग रेट निकाले ना 13.8, इसको 1 माइनस टी कर देंगे। 1 माइनस टी मतलब टैक्स का रेट दिया ना क्वेश्चन में, 13.8 इंटू 1 माइनस 0.5, टैक्स का रेट है 50%, कितना आ गया ये 6. ओनली 9%। ये हो गया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स आफ्टर टैक्स। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये हो गया क्या, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स आफ्टर टैक्स। कभी कभी टैक्स का मतलब टैक्स का हम लोग फॉर्मूला में बिठाते हैं तो भूल जाते हैं, इसलिए टैक्स हम बाहर से रख दिए, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स हो गया बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स आप निकाल लो। आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, 5 नंबर आपके पॉकेट में। एक डिवेंचर्स का कॉस्ट होता है, एक प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट होता है, इक्विटी का कॉस्ट होता है, जो शॉर्ट में पूछता है। हाँ, और सब मिला के जो कॉस्ट पूछता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो 10 मार्क्स में आता है। 5 मार्क्स का नॉर्मल एक अकेला कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा तो आपका डिवेंचर भी पूछ सकता है, इक्विटी भी पूछ सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी पूछ सकता है। लेकिन जब एक साथ इकट्ठा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछेगा तो उसको हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछते हैं, उसको बोलते हैं। हम लोग अभी करेंगे, वो भी करेंगे। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। अभी हम लोग आपको सिखा देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। भेज दो तो यही। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स होने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इसको केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला। बस आपको करना क्या है, आई की जगह पे डी लगा देना है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड मिलता है भैया। क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी फॉर डिविडेंड, रिडीमेबल प्राइस माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई रिडीमेबल प्राइस। और सॉरी 10 मैंने गलती से लास्ट वाले सम का ईयर बता दिया, ये डिवाइडेड बाई एन ही होगा, डिवाइडेड बाई एन है ना,
एन और रिडीमेबल प्राइस माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। तो या तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछ सकता है या तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछ सकता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गया। अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, मैट का 16 नंबर है ना, मैट का 16 नंबर है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी हो जाएगा और अपना एग्जाम के इंपॉर्टेंट सम्स भी हो जाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्स एन कंपनी हैज इशूड 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच ऑफर 10 लाख। ये 10 लाख से कोई मतलब आपको नहीं है। शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एट अ 5% डिस्काउंट, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर 5% डिस्काउंट में सेल होगा और फ्लोटेशन कॉस्ट भी 5 रुपया है। The redeemable price is 5% after 10 years and calculate the cost of redeemable preference shares if tax rate is 50%. टैक्स रेट को यहां पे इग्नोर करना है, ठीक है ना, कभी भी इसमें टैक्स को इग्नोर करना है। ओके, तो ये केपी आ गया, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले डेटा जो हमें चाहिए वो डेटा हमारे पास यहीं पर है, आपको निकालने का जरूरत नहीं है। मैंने वही सम चुना है जो सम मैं दोनों बता पाया, तो यहां पे आपको दोनों बता दिया मैंने। इसमें भी वही चीज है, एक बार इसको मैं ब्रॉड करके आपको दिखा देता हूं। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्राइस देखिए 105 में रिडीम करेगा तो 105 रिडीमेबल प्राइस हुआ। डिविडेंड कितना है, बस डिविडेंड 12% है, तो मैं यहां पे इंटरेस्ट को काटकर डिविडेंड कर देता हूं, बस यही ना। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, डिविडेंड कर देता हूं, उसी क्वेश्चन को जो अभी अभी हम लोगों ने किया। ये हो गया क्या, डिविडेंड। येलो पेन से लिख दिया ताकि जो चेंजेस आया वो आपको बता दिए। डिविडेंड, डिविडेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, डी, है ना। इशूड प्राइस, इशूड प्राइस को हम लोग वही किए 95 माइनस 5, क्योंकि 5 रुपया था आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस और 5 रुपया था फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 95 माइनस 5 90 हो गया इशूड प्राइस। नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल बाद रिडीम करना है, 10 साल बाद, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा यही कुछ रह सकता है। और फॉर्मूला तो हम लोग अपना अभी लिखे है ना, तो हम लोग यहां पे फॉर्मूला में आ जाएंगे। क्या लिखे हैं देखिए, डी, डी फॉर यहां पे क्या है 12, तो रिडीमेबल प्राइस कितना है 105, इशूड प्राइस कितना है 90, ये कितना होगा 10 होल डिवाइडेड बाई 105 प्लस 90 बाई 2। कैलकुलेशन करके देखिए जो आया था वही होगा आंसर, 13.8% आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपका आंसर। हाँ हाँ, नीचे वाले में प्लस होगा, ऊपर माइनस होगा, हो गया। नहीं, प्रेफरेंस में इग्नोर टैक्स रेट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड टैक्स रेट। डिविडेंड टैक्स रेट तो अब ऐसे ही खत्म हो गया, वो लिखेगा भी नहीं आपको। कॉर्पोरेट टैक्स रेट या डिविडेंड टैक्स रेट लिखेगा क्वेश्चन में, तो ये तो लिखना नहीं चाहिए अगर लिखता है तो, क्योंकि ये सब डिविडेंड पे अब टैक्स लगने का हट गया है चीज। लेकिन अगर लिखता है तो ठीक है ना, अगर लिखता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लिखता है, मान लो हम बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, बता दे रहे हैं आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत आइडिया रहे, मान लो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आपको यहां पे बोला है 10% या 5% या 7.5%, कुछ भी परसेंटेज बोलेगा, तो आपको ये डिविडेंड जो लिखे हो ना, उसी में आपको कर देना है 1 प्लस डिविडेंड का टैक्स रेट सीडीटी। वेट बोले ना, वेट करो, हो गया 1 प्लस सीडीटी, है ना। सीडीटी मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो हम लोग ये 12 में 1 प्लस सीडीटी कर देंगे और वो आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग को इसको लेकर कोई चाप नहीं लेना है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। पुराने क्वेश्चंस में ये रहता है, लेकिन रहने दीजिए, इसको मत करिए, इग्नोर कर दीजिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डिविडेंड, इसमें डिविडेंड टैक्स नहीं लेते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं लेते और इसमें टैक्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो मिला, हो गया आंसर तो। चलिए अभी तीसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसका 3 छोटे क्वेश्चन में पूछते हैं 5 मार्क्स में। इसके 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, तीसरा क्वेश्चन बताएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी
ये भेज दो टेक्स्ट को, ये भेज दो टेक्स्ट को, पता नहीं बुक में है कि। तीसरा हम लोग सीखे क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है, इसको प्यार से हम लोग के ई बोलते हैं। यहां पे फॉर्मूला होता है ई बाई पी प्लस जी। कभी कभी ई के जगह पे डी भी यूज करना होता है, तो डी बाई पी प्लस जी, बस समझे जी। ई बाई पी प्लस जी जब अर्निंग पर शेयर दिया रहेगा तो, और डी बाई पी तब होगा जब डिविडेंड पर शेयर दिया रहेगा तो। ये फॉर्मूला में चेंजेस है ना। पी क्या है और जी क्या है, सही बात है। ई फॉर अर्निंग पर शेयर, ईपीएस लिख दें, और डी फॉर डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस लिख दें। जी फॉर ग्रोथ रेट, पेमेंट हम ही की है, ठीक है चल रहा ना। ग्रोथ रेट, हमें तुम्हारे आईफोन का पेमेंट हम ही किए हैं, इसी तरह से टॉप आया करो, आईफोन पाओ हर साल, है ना। दिखाए क्या है क्यूआर कोड, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया उसको आईफोन, हाँ आ गया। तो ये है क्या, ग्रोथ रेट। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या है, टैक्सिको, सॉरी टी मतलब प्री फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर। बुक में है टेक्सको, लिखिए 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, टेक्सको लिमिटेड हैज कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 10 ईच करके, इट्स प्राइस रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, 10 है अवेलेबल। ठीक है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, 10 है। और यहां पर कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसे अवेलेबल हैं 6 लाख, जो प्रॉफिट के रूप में बांटे जाएंगे सब में। एंड द अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10%, ये जी रेट हो गया, मतलब ग्रोथ रेट हो गया। अब आपको निकालना है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ग्रोथ मॉडल। अच्छा, इसमें ग्रोथ मॉडल बोल दिया है, कोई बात नहीं, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ग्रोथ मॉडल है, यहां पर प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है ना, यहां पर क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ईपीएस आप निकाल लो, डेटा पहले निकाल लो, अर्निंग पर शेयर देखते रहने के बाद चल रहा ना स्क्रीन। तो इसका मतलब हो गया क्या, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन में टोटल अर्निंग कितना दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर हो गया कितना, 6 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 1 लाख। तो अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 6 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख, रुपया कितना है 6, रुपया कितना है, ये 6 रुपया आपका अर्निंग पर शेयर हो गया। हो गया, तो इसके बाद जी रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना जी रेट, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 10 है। अब मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है ना, मतलब पी नहीं दिया हुआ है। अब यहां पे ईपीएस तो आ गया, हाँ यहां पे प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है एमपीएस बाई ईपीएस, है ना। अब प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है 10, है ना। अब एमपीएस हमारे पास मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, लिख लेते हैं भैया, पूरा लिख लो, नहीं तो तुम लोग ना कभी कभी तो पढ़ते हो ना तो भूल जाओगे। मार्केट प्राइस पर शेयर, ओके, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल लेंगे। ईपीएस कितना दिया हुआ, अभी हम लोग निकाले 6 रुपया, तो मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब एमपीएस कितना हो गया भाई, 60 रुपया। अब आपको मिल गया एमपीएस। अब फॉर्मूला में क्या है, आपको निकालना है के ई इक्वल टू ई बाई पी प्लस जी, है ना। तो ई कितना है 6, पी कितना है 60, जी मतलब ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में कितना है 10, बोले तो 0.10, ठीक है ना। 10% नहीं लिखेंगे, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली हम लोग परसेंटेज में बनाएंगे। यहां कितना आया 0.01 प्लस 0.01 कितना आ जाएगा
मैंने ठीक किया है। इंटू 100% अपने मन से कर देना। हाँ 0.10 लिखो या 0.1 लिखो, बतिया सेम। ठीक है, अरे 10 10 20 नहीं हुआ, 0.2 इंटू 100 कर दिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए, जिसमें मैंने बताया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन सबसे पहले बताया था, और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, पांचवा होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। जनरली एक डिफॉल्ट सिस्टम के हिसाब से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लिया जाता है जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब जो इक्विटी का प्राइस है वही रिटेन्ड अर्निंग का प्राइस है। तो पांचों का आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा 10 मार्क्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग WACC कहेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब सभी कैपिटल को मिलाकर एक कॉस्ट आएगा जिसको हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। ठीक है ना, वैसा ही एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा जो शायद आपके पेपर में भी आ जाए, आप ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ तिरंगा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025 इज गिवन एज फॉलोस। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 ईच करके, भेज दियो ना। रिजर्व एंड सरप्लस है 1.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 ईच करके, और डिवेंचर्स है 100 ईच करके। ऑल दी सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। Recent price of debenture is 100 and preference share is 125 है, and market price of equity share capital is 20 each है। And you are required to calculate the overall cost of capital using market price as weight after taking into consideration the following further information। 100 डिवेंचर्स है रिडीमेबल एट पार, मतलब डिवेंचर रिडीमेबल कितना होगा एट पार पे, 100 का 100 पे, 10 इयर्स उसका एन है, और 12% उसका इंटरेस्ट का रेट है, 5% फ्लोटेशन है, सेल प्राइस मतलब अभी का इशूड प्राइस है 100। प्रेफरेंस शेयर्स है 8% उसका मैच्योरिटी है, मतलब 8% उसका नंबर ऑफ ईयर्स है, डिविडेंड 8 साल है, और 10% डिविडेंड रेट है, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड सेल प्राइस इज 100 है। एप्लीकेबल टैक्स रेट वेनेवर जहां पे जरूरत है वहां पे 50% है। द कंपनी EBIT फॉर द ईयर एंडेड इज 2,40,000, ग्रोथ रेट इज अर्निंग इज 5%। अर्निंग का ग्रोथ रेट कितना है? अब यहां पर आपको सेपरेट करके सबका प्राइस निकालना होगा। किसका किसका? सबका प्राइस निकालना होगा। तो सेपरेट करके सबका प्राइस निकालना, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब KE। ओके, अभी आप जब भी यूज करोगे KE लिख सकते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है EBIT, लिखा है ना। अब EBIT दिया है तो हम लोग को निकालना होगा, पैट की तरफ जाना होगा, पाफेज की तरफ जाना होगा। आपको पता है अभी अभी हम लोग जो चैप्टर सीखे हैं लीवरेज में कि हम लोग EPS निकालने के लिए EBIT देगा तो पहले इंटरेस्ट लेस करेंगे, फिर टैक्स लेस करेंगे, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे, तब जाकर मिलेगा पाफेज, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तब मिल जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सही है। तो EBIT कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 2,40,000। EBIT 2,40,000, इसमें से क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट कितना है? कहां से पता चलेगा इंटरेस्ट कितना है? देखिए डिवेंचर दिया होगा, डिवेंचर कितना है, वैल्यू कितना है डिवेंचर्स का? 1 लाख का कितना परसेंट? कूपन रेट को ही इंटरेस्ट बोलते हैं, नीचे लिखा हुआ कूपन रेट 12% है, 12,000 हो गया EBT। कितना? 12,000 नहीं, 2,28,000 ना। ये क्या हो जाएगा? EBT। ये मिल गया क्या? EBT। लेस करना है टैक्स, लेस करना है टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है? 50% है टैक्स। 1,14,000 आपका टैक्स हो गया। अब बचेगा कितना? 1,14,000। इसको कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट।
इसमें से लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। आप देख पा रहे हो कि प्रेफरेंस शेयर का कितना कूपन रेट है या इंटरेस्ट का रेट है, डिविडेंड का रेट है। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हमको पेड करना कितना परसेंट। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, नहीं नहीं कैपिटल कितना है, 2 लाख है क्या, 2,40,000 प्रेफरेंस डिविडेंड है, उसका 10% है, कितना आ गया 24,000 लेस करने के बाद कितना आ जाएगा 90,000। इस 90,000 का नाम होगा पाफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पाफेस। देयरफॉर ई इज इक्वल टू, ई मतलब अर्निंग पर शेयर, हाँ ई इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, हम लोग लिख देते हैं अर्निंग पर शेयर, ब्रैकेट में लिखेंगे ई, इसका मतलब हो गया क्या, पाफेस कितना निकाले थे हम लोग 90,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था 30,000। तो ईपीएस आ गया कितना 3 रुपया ईपीएस आ गया, रिकॉर्डिंग हो रहा ना, 3 रुपया ईपीएस आ गया है ना। अब हम लोग ईपीएस का अभी अभी केई का फॉर्मूला सीखे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के ई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ई बाई पी प्लस जी। ई फॉर अर्निंग पर शेयर इज 3, पी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे देखिएगा 20 रुपया, तो पी दिया हुआ है 20 रुपया और प्लस जी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.05 है ना। ये पहले कर लीजिए 3/20 कर लीजिए 0. नहीं पहले आप इसका बोल दो कितना 0.15 प्लस 0.05 दोनों को मिलाकर 0.20 है ना। 0.20 का मतलब क्या हो गया 20% इनटू कर देना लास्ट में, तो परसेंट कितना आ गया 20% आ गया। ये किसका कॉस्ट मिल गया इक्विटी का कॉस्ट मिल गया, समझ आया बात। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको मिल गया, काम आएगा जब हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग बोलकर कुछ है क्या, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि रिटेन्ड अर्निंग है या नहीं है, तो आपको बता दें कि रिजर्व एंड सरप्लस को ही रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, है ना। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जिसका नाम लिख देते हैं के आर, है ना, इक्वल टू के ई, इक्वल टू और इक्वल टू 20%, समझ आया। तो ये भी आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं है, निकल गया के ई निकल गया, के आर निकल गया। इसके बाद आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर मतलब क्या निकालना है हमको, केडी, यही निकालना ना। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, इसमें आपको डेटा वगैरह नहीं लिखना होगा क्योंकि हमको नंबर कम मिल रहा है, तो हम भी कंजूसी के साथ करेंगे। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर मतलब केडी, खाली यहां पर लिख देंगे इक्वल टू डी प्लस रिडेमेबल प्राइस माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाई 10 होल्ड। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल रहे हैं कि क्या निकाल रहे हैं हम, ओ सॉरी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर नहीं निकाल रहे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे डी की जगह पे आई होता है, ओके। और यहां पर क्या होगा बाई एन होल डिवाइडेड बाई रिडीमेबल प्राइस प्लस इशूड प्राइस बाई 2। अभी आप डेटा सब अपने मन में कैलकुलेट करिए। इंटरेस्ट का परसेंटेज बताइए कितना है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स में इंटरेस्ट का परसेंटेज है 12, क्योंकि 12% है ना, प्लस रिडीमेबल प्राइस मतलब जब आप उसको रिडीम करोगे तो क्वेश्चन में देखिए आपको लिखा हुआ है रिडीमेबल प्राइस कितना है, 100 रुपए में आप रिडीम करोगे फेस वैल्यू में 100, माइनस इशूड प्राइस कितना है 100, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके कितना आया 95 आ गया, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद, डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ इयर्स 10 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 95 बाई 2, याद रहेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन डायरेक्ट करके बताइए आप मेरे को। कितना 12.3
कितना आ गया? 12.8। 12.8 क्या 8 के बाद कुछ नहीं है क्या? पूरा लिखो ना, 12.82 लिखो, 2 डिजिट तक बोलो। हो गया? तो अब हम लोग को निकाल लेना होगा केडी आफ्टर टैक्स। केडी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 12.82 इंटू 1 माइनस टी। सॉरी, टी मतलब टैक्स का रेट, टी नहीं लिखेंगे हम लोग, यहां पे नंबर लिख रहे हैं। 1 माइनस टैक्स का रेट कितना है? 50 है क्या? 0.5 बस ये आपका हो जाएगा 6. ये तभी करना है जब खाली डिवेंचर दिया रहेगा, है ना। आप प्रेफरेंस शेयर में ये काम मत करिएगा। डिवेंचर दिया हुआ तो 6.41 आफ्टर टैक्स आ गया, जिसका जरूरत आपको पड़ेगा। समझ आया? तो अभी हम लोग क्या निकाल लिए? स्टेप केडी भी निकाल लिए। तो ये अभी मिल गया क्या आपको? केडी। केडी आ जाने के बाद अब क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है डी प्लस रिडीमेबल प्राइस माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई रिडीमेबल प्राइस प्लस इशूड प्राइस बाई 2। ठीक है? डी कितना है? डी 10 है, तो यहां लिख दो 10 प्लस रिडीमेबल कितना में करना है? 100। इशूड प्राइस कितना है? 95, क्योंकि 5 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट है, वो घट जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना? 4% है क्या फ्लोटेशन कॉस्ट? ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट 4% है भाई, 96 होगा। ठीक है, ढोल डिवाइडेड बाई 8 साल बाद रिडीम्ड होगा क्या? 8 साल बाद रिडीम्ड होगा, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 96 बाई 2। कितना आया? ये कितना आया जोड़ के? एवरेज कितना आया? ये एवरेज 10.71%। ये क्या आ गया? ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ। अब टर्म लोन भी है क्या? कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में 4 ही सोर्स ऑफ कैपिटल दिए हुए हैं, जिसका 4 अलग अलग परसेंटेज हम लोगों ने निकाल लिया। निकाल लिया ना? ये 4 अलग अलग परसेंटेज आ गया। अब इसके बाद हम लोग को मात्र एक काम करना है, जो भी हम लोग कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे। ठीक है, तो लिखिए आप स्टेटमेंट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक काम करिए, पहले लिखिए यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? अब क्या हुआ यार, तुम लोग को बोलता नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 30,000 है क्या? और मार्केट प्राइस कितना है? 20 है। तो टोटल कितना हुआ? 6 लाख हुआ। तो अब इस 6 लाख में मार्केट प्राइस जब भी आपसे पूछे ना कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट प्राइस बुक वैल्यू बना के करना है, मार्केट प्राइस एज वेट बना के करना है, तो आपको पूरा का पूरा शेयर को पहले उसके मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद दोनों का रेशियो क्या है देख लीजिए। पुराना कैपिटल स्ट्रक्चर में, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? तो आप 3 लाख इस टू 1.5 लाख का रेशियो बना लीजिए। 2:1 आ गया। तो इसका मतलब नया जो वैल्यू होगा वो 2:1 में डिवाइड होगा। मतलब ये 6 लाख में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 6 लाख का 2/3 4 लाख। और प्रीफर ये रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा? इसमें रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा 2 लाख। तो ये हम लोग मार्केट वैल्यू में इसका वैल्यू लेंगे। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना हो जाएगा? 4 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस का कितना हो जाएगा? 2 लाख। हो गया क्लियर? ये चीज समझ में आया क्या बोले हम?
क्वेश्चन में कभी भी लिखा रहेगा कि मार्केट वैल्यू एज वेट बनाकर आपको WACC निकालना है। तो क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, उससे आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इसको पुराने के रेशियो में, मतलब जो बुक वैल्यू आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का एक रेशियो निकाल लीजिए, इसी मार्केट प्राइस को उस रेशियो में बांट दीजिए, जो आपको बुक वैल्यू लिखने के काम आएगा, मतलब मार्केट वैल्यू लिखने के काम आएगा। तुरंत बाद हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग, अच्छा लिखे 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 बड़े, चलिए अब लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ स्टेटमेंट लिख लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यूं बनाएंगे इसका फॉर्मेट, सबसे पहले लिखेंगे सोर्सेस ऑफ कैपिटल, उसके बाद लिखेंगे मार्केट वैल्यू, इसके बाद लिखेंगे वेट इन द टोटल पूल, वेट इन द पूल, इसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसके बाद लिखेंगे कंपोजिट कॉस्ट। सोर्सेस में ए नंबर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग अभी डिवाइड किए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसको अभी हम लोग डिवाइड किए थे, कितना किए थे, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना किए थे, ये दोनों को आसपास में लिख दो, दोनों बंधु है, 4 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 2 लाख ना। सी नंबर डिवेंचर का परसेंटेज क्या था, 12% डिवेंचर, पूरा इज्जत के साथ नाम लो। उसका सिक्योरिटीज देखो कितना था, डिवेंचर का मार्केट वैल्यू नीचे लिखा हुआ है 100 रुपया ही है ना। तो डिवेंचर आपका कितना था पहले, पहले कितना था, तो 100 रुपया था, 100 रुपया इच करके तो उसका मार्केट वैल्यू वही रहेगा, 100 रुपए का 100 रुपया ही रहेगा। तो यहां पे आप कर दो 1 लाख, क्योंकि इसका चेंजेस नहीं हुआ मार्केट वैल्यू। समझ आया बात, डी नहीं आया, नहीं आया समझ में। 1 लाख टोटल था नंबर ऑफ, और 100 रुपया करके था, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 करो तो 1000 हुआ, और उसका मार्केट वैल्यू भी 100 है, तो 1000 इंटू 100 करेंगे तो 1 लाख ही होगा ना। अब प्रेफरेंस शेयर कितना आया, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे, पीएससी नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। हाँ, और यहां पर देखिए प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, 2,40,000 है, 100 इच करके, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ, हाँ मार्केट वैल्यू 125 है। ऊपर देखो 2,40,000 डिवाइड बाई 100 करो, पहले 2400 इंटू 125 कर दो, है ना। देखो ऊपर कितना है, 2,40,000 है, तो ये 2,40,000 डिवाइडेड बाई 100 कर दो और इंटू नया प्राइस बोल दो, तो कितना आ गया बोलो, 3 लाख आ गया। और कुछ था क्या, अब टोटल कर दो यहां पर, 4 2 6 1 7 3 10 लाख आ गया तो टोटल। अब निकालो वेट इन द पूल, पूरे पूल का प्राइस, पूरे पूल का वैल्यू है 10 लाख, सभी कैपिटल को मिलाकर पूरा कितना है 10 लाख है। अब 4 लाख डिवाइड बाई 10 लाख करो 0.4, 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख करो 0.2, 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख करो
0.1, 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख करो 0.3, पूरा पूल का वेट 1। समझ आया? पूरा पूल का लिखने का जरूरत नहीं। कौन सा फिर से बताएं? जिसका जितना वेट है, प्रोपोर्शन नहीं निकालते हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल पूरे 10 लाख में कितना है ना? वो नहीं करते क्या जनगणना में, मेल कितना फीमेल कितना, वही। टोटल 10 लाख है ना? तो वो सबका परसेंटेज निकाल देना है, कहने का मतलब यही है। हो गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग अलग अलग निकाले थे कि नहीं? क्या निकाले थे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका निकाले थे 20%, इसका 20%, डिवेंचर का कितना निकाले थे? 6.41%, और प्रेफरेंस शेयर का कितना निकाले थे? 10. अब मारो इसको, जितना परसेंटेज है कर दो। नहीं, ये परसेंट हम लोग निकाले थे ना पीछे, सारा कैलकुलेशन कैसे किए हम लोग, तो वो सबका परसेंटेज लिख दिए। अब हम लोग इससे कितना करेंगे? 0. ये हो गया तो क्या करके रहे हो तुम? अरे 0.4 इंटू 20 करो बस, और कुछ नहीं करना है। 0.8 आएगा तो हाँ, 0.2 इंटू 20 करो, फिर वही आएगा। 0.1 इंटू 6.41 करो, ये इसका, ये कितना था? ये सॉरी, ये 8 नहीं हुआ, ये कितना हुआ? 4 हुआ ना? और ये कितना हुआ? 6.4। अच्छा ठीक है, और ये 3.213। अब इसको टोटल कर दो, 15.854। यही आपका आंसर हो गया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 15.854%। हाँ, एकदम यही पैटर्न में आएगा बढ़िया से। इसको 2, 4 तो 5 तो पुराना भी वीडियो अपलोड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पहले भी किया हुआ है, पिछले साल का भी वीडियो अपलोड है यूट्यूब में, आपको सारे लिंक्स दिख जाएंगे। जितने भी एफएम का मैंने बहुत वीडियो डाला है, हर साल डालते हैं, एफएम बहुत मेरा फेवरेट है, तो जो डाले हैं वो वीडियो आप देखोगे ना तो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो हाँ, सब कुछ करवाया हुआ। मैराथन पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि मैराथन स्पेशली बेस्ड होता है ईयर पे, तो वो उस साल का बात था, लेकिन इस बार जो करवाएंगे वो पूरा इस बार के लिए होगा। तो पुराने मैराथन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन पुराना जो वीडियो अपलोड है वो काफी तसल्ली से किया जाता है, तो उसको अगर आप देखोगे तो समझ में आराम से आएगा।